हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को बहुत सारी ढेर कुछ शुभकामनाएं देता हूं और हमको लगता है कि आप सब बहुत मस्त होंगे, ठीक है ना। और क्या कीजिए, आप सब जल्दी जल्दी क्या कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए और क्या कीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर करते हुए लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आज फिर क्या करेंगे, जो इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा था उसको क्या करेंगे, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बात बताते हैं, जैसे कि ड्रीम कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है, ठीक है ना। और आप सब मस्त होंगे, इसका भी आशा मेरे को पूरा है। और जो क्लास करते हैं वो सब क्या कीजिएगा, आप सब उसका नोट बनाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। और चलते भी मतलब रहिएगा भी, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए सही होगा, ठीक है। अब देखिए, हम जो कल क्लास लिए थे किसके बारे में, इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था के बारे में, और पूरा नीचे से लेके चले थे, ठीक है ना। और कल क्या किए थे, कल पहला चैप्टर मतलब फर्स्ट क्लास था किसका, राज्य व्यवस्था का। और आज जो है हम सब सेकेंड क्लास लेंगे। और फर्स्ट क्लास में हम सब बेसिक बातें की किए थे, बेसिक से लेके चले थे। क्या लिए थे कि राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो यूनानियों से। पहला व्यक्ति कौन थे, सुकरात ये कोई ग्रंथ नहीं लिखे। उसके बाद हम सब देखे थे एक व्यक्ति उन्हीं का था जिसका नाम था प्लेटो, और प्लेटो ने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक, ठीक है ना। और वहीं हम सब क्या देखे थे, प्लेटो का ही एक शिष्य थे जिसका नाम था, प्लेटो के जो शिष्य थे उसका नाम था अरस्तु। और अरस्तु ने क्या किया था छुटका, अरस्तु ने क्या किया था, तो राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी एक पुस्तक लिखी, इसीलिए उस सबको क्या कहने लगा, इसीलिए उसको राज्य व्यवस्था का पिता कहने लगा, ठीक है ना। चलते हैं। आप सब थोड़ा सा कल देखिए, कल मेरा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए थोड़ा सा क्लास सही से नहीं हो पाया होगा, ठीक है ना। चलते हैं, आप सब क्या कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको पूरी चीज़ें यहीं पे कवर हो जाए, ठीक है ना। इसलिए तेजी में आप सब क्या कीजिए, शेयर कीजिए बाबू। गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलते हैं। हाँ, पहला ये क्या है जी, ये दूसरा क्लास है किसका, तो राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का। पहला क्लास जो नहीं देखे हैं वो कल जाके देख लें, मतलब जल्दी से, और इस क्लास करने के बाद वो देख लीजिएगा तो बातें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वह पूरा बेसिक से था। क्या था बाबू, पूरा बेसिक सा था। तो आप सब क्या कीजिए, तेजी में शेयर कीजिए, और हम क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और हम सब क्या देखे थे, राज का परिभाषा कितने में दिया गया था, तो 4 चीज़ों से दिया गया था, जिसमें सबसे पहला क्या था बाबू, तो जिसमें सबसे पहला था भूभाग के बारे में बताया गया। दूसरा किसके देखे थे, तो जनसंख्या के बारे में बताया गया। और तीसरा हम सब जो देखे थे, तीसरा देखे थे सरकार। और चौथा देखे थे संप्रभुता के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बाबू, संप्रभुता के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। आप लोग को इतनी बातें देखिए, और एक बात बताते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में कठिन लगेगा, ठीक है ना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी बातें हम क्या करें, पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको क्या करें, समझाते हुए चलें, ठीक है ना। इसलिए आप सब परेशान ना हो, आप सब क्या होइएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। अगर जो कोई चीज दिक्कत होगा तो आप बेहिचक क्या कर सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं। अगर जो कमेंट में अगर जो कुछ ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम उसका जवाब दे देंगे, और या तो जब लाइव क्लास में आएंगे तो उसका क्या करेंगे बाबू, हम जवाब दे देंगे, ठीक है ना। और अभी जस्ट आपको क्या बताए कि इसका बैच जो शुरू होगा, मतलब डेली पर डे कितना बजे आएंगे, तो पर डे बाबू 7 बजे बैच स्टार्ट हो जाएगा। और कितना बजे, 7 बजे बैच स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम बेसिक से जो क्लास हम कल वाला लिए थे और आज जो चल रहा है, इससे आपको थोड़ा सा लगने लगेगा कि हम क्या है जी, कुछ समझ में आ रहा है। और एक बात बता देते हैं, जो लोग कभी नहीं मतलब पढ़े और समझ में नहीं आया, जो लोग पढ़े और समझ में नहीं आया, वो क्या कीजिएगा, देखने के बाद अभी आज का जो क्लास होगा उससे आपको कुछ बातें समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। तो तेजी में हम सब क्या करते हैं, जो पहले कल पढ़े थे उसको तेजी में रिविजन कर लेते हैं, और रिविजन करते हुए क्या करते हैं, अपना क्लास को बाबू हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम सब देखे थे क्या, भूभाग हो गया। उसके बाद हम सब व्यवस्था में देखे, तो बड़ी व्यवस्था में क्या देखे थे छुटका, तो व्यवस्था में हम सब देखे थे राज्यों के बारे, सॉरी नियम, क्या बाबू, नियम के बारे में हम सब देखे थे। और नियम में क्या था, अनुच्छेद, उसमें हम बताए थे मौलिक नियमों के समूह को या संग्रह करने पर क्या कहता है, उसको संविधान कहता था। और संविधान में हम सब कितने बातें देख लिए थे, तो संविधान में हम सब एक देखे थे दस्तावेज के बारे में, और दूसरा देखे थे हम सब
राजनीतिक के बारे में। तो दस्तावेज में हम सब क्या देखे थे, तो दस्तावेज दो प्रकार का था। दस्तावेज में एक संविधान, लिखित संविधान, और दूसरा जो था लिखित संविधान पहला था, दूसरा और लिखित संविधान। और लिखित संविधान इसका ये मतलब था कि जितने भी नियम है उस नियम को क्या किया जाता है बाबू, एक जगह संग्रह करके रखा जाता है, दस्तावेज में रखा जाता है, एक पुस्तकें में रखा जाता है, उसे हम सब क्या कहते हैं, उसे हम सब लिखित संविधान कहते हैं। और उसमें हम बताए थे आपको लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान जो है वो किसका है, तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और एक कौन है जी, एक अमेरिका जो लिखित संविधान है। और लिखित संविधान में हम सब क्या देखे थे, वो लिखित संविधान में वैसा होता है, वैसा संविधान जिसमें क्या होता है, जितने भी नियम कानून है, जितने भी नियम है, जितने भी अनुच्छेद हैं, वो नियमों को अलग अलग पार्ट में रखा गया, उसको एक जगह नहीं मिलाया गया। उसे हम सब क्या कहते हैं बाबू, लिखित संविधान कहते हैं। जैसे आप सब पूछ सकता है और लिखित संविधान में क्या क्या हो गया, तो लिखित संविधान में कौन कौन देश आ जाता है, तो एक ब्रिटेन, दूसरा देखिए ब्रिटेन सबको पता है, लेकिन थोड़ा बात और याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम बाबू थोड़ा सा टफ हो गया है, ठीक है ना, और आपको अंदर तक जाना होगा। तो न्यूजीलैंड का हो गया, तो कुछ कुछ याद और रख लीजिए। एक हम बताए थे न्यूजीलैंड, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा इजराइल। ये सभी देश में क्या होता है बाबू, ये सब भी कैसा है, तो वो लिखित है। ये सब कैसा है, वो लिखित है, ठीक है ना। और उसके बाद हम सब क्या देखे थे, राजनीतिक प्राकृतिक के हिसाब से आधार पर जो था उसको भी दो में बांटा गया। एक था एकात्मक और दूसरा जो था वह था संघीय। एकात्मक संविधान कहने का मतलब हम बताए थे, एकात्मक संविधान का मतलब यह बताए थे जिसका शासन करने का बस एक ही स्तर हो। शासन करने का कितने स्तर हो, एक ही स्तर हो। जैसे देखिए कुछ लोग जो नहीं समझे थे वो फिर से एक बार सुन लीजिए। शासन करने का कहने का मतलब एक ही शासन होगा। जैसे यहां पर भारत में क्या है जी, भारत में सब देखते होंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर केंद्र सरकार भी मतलब कुछ भी नियम कानून बना सकता है, शासन कर सकता है, और कोई भी क्षेत्र का अपना राज्य सरकार भी क्या करता है बाबू, काम इस पर कर सकता है। लेकिन एकात्मक में क्या होगा, एकात्मक में ऐसा कानून जहां पर काम करने का या नियम का कितना स्रोत हो, बस एक ही स्रोत हो। बस कितने स्रोत है बाबू, एक ही स्रोत हो, उसे हम सब क्या कहते हैं, एकात्मक संविधान कहते हैं। और दूसरा जो था संघीय संविधान में जो है, तो संघीय संविधान में क्या है, जहां शासन करने का कैसा स्तर है बाबू, विकेंद्रीकरण। वहां क्या होता है, शासन का विखंडन होता है, एक अलग अलग भाग में चला जाता है, ठीक है ना। आई होप आप सबको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो आप सब क्या कीजिए, तेजी में शेयर कर दीजिए और क्या कीजिए बाबू, लाइक करते हुए रहिए, ठीक है ना। और आप सब थोड़ा सा अपना टाइम पर आइए, क्योंकि टाइम पर आने से क्या होगा कि जो बातें रहेगा शुरू से चलते हुए समझते हुए चलेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो भी क्लास लेंगे उससे पहले जो पढ़ाए हैं उसको हम 2-4 मिनट में क्या तेजी में क्या करेंगे बाबू, रिवीजन कर देंगे, जिससे आपको सारी बातें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत के संविधान के बारे में हम सब देख लिए। अब कुछ बातें और है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बेसिक सी बातें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला छोटका तुमसे यह क्वेश्चन बन सकता है, तुमसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है। देखिए तुमसे क्वेश्चन क्या करेगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है। तो सबसे बड़ा जो संविधान है बाबू, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो देखिए दो तरीका से पूछेगा विश्व का, जैसे दो प्रकार से पूछेगा। एक पूछेगा आपको, एक आपसे जो पूछेगा बाबू, एक पूछेगा आपको अनुच्छेद के हिसाब से, किसके हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से, और दूसरा पूछेगा शब्दों के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से। तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर जो तुमसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद में किसका है, तो ध्यान से नोट कीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है, भारत का संविधान जो है वह सबसे बड़ा है, ठीक है ना। छोटका क्या, सबसे बड़ा संविधान किसका, भारत का, जिसमें कुल अनुच्छेद कितना है, तो देखिए स्टार्टिंग में 395 ही था, लेकिन अभी क्या है जी 450 से अधिक है। कितना है, 450 से अधिक है। अब यहां पर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान शब्दों में कौन है, तो शब्दों में कौन सा हो जाएगा जी, तो शब्दों में ध्यान रखिएगा बाबू, शब्दों में भी पूछेगा तो 1 नंबर पर कौन है, भारत में सबसे बड़ा है, और कितना, तो लगभग 1.5 लाख शब्द से बना है, ठीक है ना जी। तो भारत का संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो शब्द में कितने बाबू, जो शब्द में पूछ देगा तो कौन हो जाएगा, भारत ही होगा। कौन होगा, भारत
भारत ही होगा। और चाहे अनुच्छेद में पूछे चाहे शब्द में पूछे तो दोनों का क्या होगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा बाबू, दो भारत ही होगा। ठीक है ना। यहां पर क्या देख लिया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद में देखे तो भी भारत था, और अगर जो हम सब शब्दों में देखे तो वह भी भारत था। भारत में कितना, तो भारत में लगभग 1.5 लाख। कितना बाबू, 1.5 लाख। ठीक है ना। ये बातें आप सबको समझ में आ रही होगी, तो आप सब तेजी में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना। गुड इवनिंग बाबू, तेजी में आप सब शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब बात को आगे सुनते हैं। यहां देखिए, यहां अब फिर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है। यहां पर सुनिए मेरी बात, विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर जो तुमसे पूछेगा तो देखिए बाबू, विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, यूएसए का, अमेरिका का। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। और अमेरिका का संविधान बाबू अनुच्छेद में सबसे छोटा किसका, तो सबसे छोटा अमेरिका का है। कितना, मात्र 7 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद। और एक बात यहां पर और नोट कीजिएगा, यह विश्व में सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना को जो पूछेगा कौन सा अनुच्छेद, तो सबसे पुराना कौन हो जाएगा बाबू, तो अमेरिका का संविधान जो बना है वह क्या है, पुराना है, सबसे पुराना है। ठीक है ना। अब तुमसे पूछेगा अगर जो यहां पर हो गया क्या चीज, यहां से हम सब क्या देखे, संविधान, तो मतलब सबसे छोटा अगर जो देखे तो यूएसए का। किस हिसाब में बाबू, तो अनुच्छेद के हिसाब से। किस हिसाब में, अनुच्छेद के हिसाब से। अगर जो तुमसे पूछ देगा शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा किसका है, तो शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा एक देश है, जिस देश का नाम है बाबू मोरक्को। एक सेकेंड, किसका, मोरक्को। और यह छोटा शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा अगर जो किसी का संविधान है तो संविधान किसका है, मोरक्को का है। यह कितना शब्द से बना है छोटा, तो मात्र कितना, मात्र 3814 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। जितनी बातें बेसिक वो हम कर लिए। एक बात और सुन लीजिए, एक बार और इसको बता देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद से बताइए तो भारत होगा, शब्द से बताइए वह भी भारत होगा। कितने अनुच्छेद, तो 395। और यहां पर कितना, तो 1.5 लाख शब्दों से बना हुआ था। ठीक है। और तुमसे पूछेगा विश्व का सबसे छोटा अगर जो पूछेगा सबसे छोटा देश कौन, किसका अनुच्छेद में सबसे छोटा है संविधान जी, तो अनुच्छेद में हो जाएगा अमेरिका। कितने से है, तो अमेरिका में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और इधर से छोटा पूछेगा तुमको शब्द के हिसाब से, तो शब्द के हिसाब से जो हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, मोरक्को। और मोरक्को में कितना, तो मोरक्को में जो है 3814। एक बात और सुन लेते हैं, अभी आपसे यह भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बाबू, आपसे यह भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किसका है जी। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान अगर जो पूछ देगा तो ध्यान से सुनिएगा, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान जो है वह किसका है, तो वह बाबू नेपाल का है। किसका है, नेपाल का। यह कब बना, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह बना जो है 20 सितंबर 2015 को, 20 सितंबर 2015 को सबसे नया संविधान किसका है बाबू, तो नया संविधान में अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, नेपाल हो जाएगा। आप सब तेजी में क्या कीजिए, इतनी आई होप आप सबको इतनी बात समझ में आ रही होगी, तो आप सब तेजी में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास भेजिए। और सुनिए मेरी बात, हम आपको एक बात और बता दें कि आप सब तेजी में क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। और इससे ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर जो आप लीजिएगा तो फिर पता है जब आपको पढ़ने बैठिएगा ना, तो पढ़ने टाइम क्या होगा ना, वगैरह वगैरह का फोन आ जाएगा, जैसे मैं समझ गया ना। इसीलिए थोड़ा सा परेशानी होइएगा, इसीलिए पेन और पेपर लेके बैठिए। और जब हम बोलें तो आप फटाफट क्या कीजिए, लिखते हुए चलेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। अगर जो आप कहीं मतलब गए हुए हैं, जो के पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा, देखिए और फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, वो ज़्यादा बेस्ट। ठीक है ना। अगर जो घर में होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं, मतलब लिखने की बजाय स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो भाई वो आलस है। ठीक है ना। और आलस कभी आपको सफल होने नहीं देगा। ठीक है ना। चलते हैं बाबू, कहानी हम अब एक ही ओर ले चलते हैं। ठीक है ना। जितनी बातें हैं थोड़ा सा एक बार लिखना है तो लिख लीजिए।
ठीक है। देखिए यहाँ से हो गया, हाँ यहाँ पर जल्दी से बड़ा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर जल्दी कीजिए। आप सबको बातें तो क्लियर आ रहा होगा ना, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और दिक्कत होगा तो थोड़ा सा आप सब क्या कीजिएगा, मेरे को बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे करते हैं। और एक बात और, जब हम क्लास लेते हैं ना तो थोड़ा सा चैटिंग पे हम कम ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान देते हैं कम? क्योंकि चैटिंग पे ध्यान देने से क्या होता है ना कि मतलब मेरा भी दिमाग दूसरा जगह चल गया और थोड़ा सा जो मतलब हम जो पढ़ाने का सोच रखे हैं वैसा क्लास हम फिर नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए बाबू हम चैटिंग सिस्टम को एकदम बंद रखते हैं। और आप सब भी रिक्वेस्ट है कि जब हम क्या करें, क्लास लें तो क्या कीजिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक एकदम पूरी बातें को यहीं पे फोकस रख के सुनने का कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि जितना अगर जो आप दिमाग को भटकाइएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बात को हम क्या करें। और एक बात और सुन लीजिए, कोशिश कीजिए कि क्लास खत्म होते होते इतना बढ़िया से पढ़ें कि बाद में अगर जो हम 1-2 बार इसको पढ़ेंगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। एक बात और बता देते हैं, जीके जीएस देखिए बाबू, कभी भी जीके जो पेपर है उसको आप सब रट्टा मार के मत पढ़िए। और कोशिश कीजिए कि इसको हम क्या करें, ऐसे देखिए एक बात बताते हैं, तुम अगर जो चाहता होगा तुम मतलब पढ़ने के लिए बैठता होगा, जब पढ़ने बैठता होगा ना तो लगता होगा कि आज हम इसको खत्म ही कर देंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तुमको लगता होगा कि आज इसको हम याद ही कर लेंगे। अच्छा एक बात हमको बताओ, तुम अपने लाइफ में ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा, क्या हुआ होगा बाबू, कि तुम अगर जो किसी को भूलना चाहते होगे तो तुम उसे भूल नहीं पाओगे, तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे। और जिसको अगर जो तुम चाहोगे कि मतलब नहीं भूलें, ठीक है, और तुमसे जल्दी भूला जाएगा। इसीलिए मन को आप सब क्या कीजिए, एकदम शांत रखिए और कोशिश कीजिए, हमको याद नहीं करना है, इसको क्या करना है, याद नहीं करना है। 1-2 बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, 1-2 बार पढ़िए और आपका कहानी खत्म, ठीक है ना। ऐसे रट्टा मार के पढ़िएगा तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और बातें को पूरा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलते हैं बाबू, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं भारत का, हेडिंग दीजिए, भारत का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास, ठीक है। देखिए यहां तक बातें समझते हैं। संवैधानिक इतिहास में हम सब क्या देखेंगे, संवैधानिक इतिहास में बाबू हम सब क्या देखेंगे, कहां से कहां तक, तो वो सब बात सुनिए। आपको पता होगा जब सबसे पहला भारत में देखिए शासन करने आता है, और शासन करने कौन आया, पुर्तगाल आया। और पुर्तगाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपको पता होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट ला दिया। 1773 में क्या ला दिया बाबू, रेगुलेटिंग एक्ट ला दिया। और उसी पर हम सब बात समझते हैं कहां से कहां तक, तो हम सब देखेंगे कहां से कहां तक, तो 1773 से 1935 तक। और आपको पता होगा 1935 का जो अधिनियम था, इसी अधिनियम से भारत का जो है संविधान मतलब बहुत ज्यादा जो लिया गया है। तो कौन से बाबू, कौन से अधिनियम से, तो 1935 का अधिनियम से लिया गया है। कि कौन से नियम से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात क्या है, भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास हम सब तेजी में क्या करेंगे, इस बातों को समझते हुए चलेंगे। क्योंकि मेरा देखिए यह लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है बाबू, कि इतना नीचे से लेके चलें कि आपको कभी मतलब ये चीज क्वेश्चन ना उठ जाए कि ये चीजें कहां से आई, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेरा असूल है कि ऐसा पढ़ें कि दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। इसीलिए बात को समझते हैं। ये देखिए छोटा सा समझते हैं, ये छुटका ये भारत है, ठीक है। और भारत के यहीं पर एक देश है जिस देश का नाम है सऊदी अरब। आप मैप देखिएगा, वर्ल्ड मैप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बेसिक समझा रहे हैं तो उतना फिर ठीक है ना, उसको बात समझ ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर छुटका एक यूरोप वाला कंट्री है, ठीक है। और आपको पता होगा
कि आपको पता है, क्या पता है कि भारत में मसाले की खेती ज्यादा होता है। भारत में मसालों की खेती क्या होता है बाबू, सॉरी मसाले ज्यादा होता है। क्या होता है, भारत में मसाले ज्यादा होता है। और आप जल्दी से कमेंट में बताइए मसाला भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है। भारत में मसाला किस राज्य में सबसे ज्यादा है, आप सब बताइए। अब हम थोड़ा सा क्लास लेते हैं, ठीक है ना, फिर अंतिम में ये भी बता देंगे। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां से मसाला जा रहा था और यह मसाला यहां पहुंचता और यहां पहुंचने के बाद सभी जगह जा रहा था, सही से सिस्टम चल रहा था। लेकिन एक कुछ दिनों के बाद इस अफगान क्षेत्र में, सॉरी ये सऊदी अरब वाला बताए, और सऊदी अरब में क्या हुआ, एक मुस्लिम उभर कर मुस्लिमों का शासन आया जिसका नाम था ओटोमल तुर्क। क्या था जी, ओटोमल तुर्क। और ओटोमल तुर्क ने क्या किया, ये स्थलीय मार्ग पर क्या किया बाबू, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया, देखिए कहानी क्या है, जब हिस्ट्री लेके चलेंगे तो उसमें ज्यादा करेंगे। जैसे कि एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। क्या सही, कुस्तुनतुनिया। और ओटोमल तुर्क ने इस कुस्तुनतुनिया पर क्या करता है, 1453 ईस्वी में इस क्षेत्र पे आक्रमण कर देता है, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। कहने का मतलब यहां से क्या होता था ना कि मसाला यहां से गया स्थलीय मार्ग से और कुस्तुनतुनिया में क्या हुआ, रखाया, और यहां से रखाने के बाद सेंटर था और सभी यूरोप में फैलता था, सभी यूरोप में यह मसाले जाता था। लेकिन यहां पर ओटोमल को तुर्क क्या किया, इस क्षेत्र पर ही कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कब किया, तो 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में। और जब 1453 ईस्वी में हो गया बाबू, तो कब हुआ, 1453 ईस्वी में। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे कि मसाला का प्राइस अगर जो 50 रुपया है, अगर जो मसाला आपको 50 रुपये केजी मिल रहा है, तो इसी का प्राइस कितना हो गया, यह टैक्स लगाकर 500 रुपया में करने लगा। कितना में करने लगा बाबू, 500 रुपया में बेचने लगा। अच्छी को हमको बात बताइए, यहां पर क्या है, यहां पर यह ठंडा प्रदेश है और ठंडे प्रदेश में लोग मांस मछली ज्यादा खाना पसंद करते हैं। ठंडे प्रदेश में क्या है जी, मांस मछली ज्यादा खाना पसंद करते होंगे, और आप भी ज्यादा खाना पसंद करते होंगे कब, तो ठंड के मौसम में। बताइए गर्मी में जितना अभी आप ठंडे में खाते हैं मांस मछली, क्या लगता है आपको गर्मी में उतना खाते हैं, नहीं, क्योंकि ठंडा में क्या होता है छोटका, मांस मछली आदमी ज्यादा खाता है। और यह प्रदेश ही कैसा है, ठंडा प्रदेश है। और यहां पर क्या हुआ बाबू, मसाला आ ही नहीं रहा है, और जब मसाला नहीं आएगा तो मांस मछली बनेगा कैसे, समझ रहे हो ना। क्या हो गया, इसके पास मसाला नहीं है लेकिन कौची है, मांस मछली है लेकिन मसाला नहीं है। यह और ज्यादा टेंशन में आ गया। इसीलिए इसने क्या किया, स्थलीय मार्ग से तो कब्जा हो चुका है, जितना भी वह मसाला खरीदता था उसका कितना गुना, लगभग बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। इसीलिए बाबू, इसीलिए इस यहाँ का पुर्तगाल का, यूरोप में ही एक देश है जिस जगह पुर्तगाल, और पुर्तगाल का पहला व्यक्ति, आपको पता है पुर्तगाल का पहला व्यक्ति 1498 ईस्वी में, कहां का बाबू, तो पुर्तगाल का, पुर्तगाल का पहला व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या था जी, वास्को डी गामा। वह केरल के कालीकट पे पहुंचा, और कालीकट पे जब वह पहुंचा किस लिए, तो मसाला के लिए। किस लिए बाबू, मसाला के लिए। और जब पुर्तगाल का पहला व्यक्ति वास्को डी गामा कहां पहुंचा, पुर्तगाल केरल के कालीकट पे पहुंचा, तो बात को समझिए, जब यहां से वो क्या किया, मसाला लेकर के उधर यूरोप में गया, तो उसको पता है 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना गुना बाबू, 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना गुना, 60 गुना क्या हुआ, मुनाफा हुआ। किसको, पुर्तगाली को, पुर्तगालियों को क्या हुआ, 60 गुना मुनाफा हुआ। और इसने क्या किया, इसने क्या किया बाबू, पुर्तगाल का जो व्यक्ति था उसने क्या किया, अस्तादो दा इंडिया, अस्तादो दा इंडिया कंपनी की स्थापना किया। पुर्तगालियों ने क्या किया, अस्तादो दा, क्या जी, अस्तादो दा इंडिया कंपनी की स्थापना पुर्तगाल ने कब किया, तो 1498 ईस्वी में। अब जब देखिए 60 गुना प्रॉफिट हुआ, 60 गुना प्रॉफिट हुआ, तो वहां पे पुर्तगालियों ने जब देखा कि भाई
पैसा बहुत ज्यादा कमा रहा है। तो वहां पे यूरोप में और भी जितने कंट्री थे, उसने क्या किया, देखा कि बहुत ज्यादा यह इनकम है। तो आप सीधा सीधी समझिए, कोई पड़ोसी में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो पड़ोसी को तो लगेगा ना कि आखिर ये क्या कर रहा है, हम भी करेंगे तो मेरे को भी प्रॉफिट हो। तो पड़ोसी का जलन तो आप सब समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली था, जो उसने एक कंपनी बनाया अपना, और कंपनी था एस्तादो दा इंडिया। यही देखते देखते यहां पर 1600 ईस्वी में, कब बाबू, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में क्या होता है, एक कंपनी की फिर स्थापना होता है जिसका नाम है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है बाबू। सुनिए, कहां, यहां इसको मिटा देते हैं, यहां पर ले आते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले कब, तो 1498 में। 1498 में कौन जी, तो पुर्तगाल, और पुर्तगाल ने एक कंपनी बनाया था जिस कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया। देखिए मेरी बात, पुर्तगाल था। ये दूसरा नंबर पे जो है उसका नाम है बाबू, 1600 ईस्वी में एक कंपनी फिर स्थापना हुआ, कब, 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में जो स्थापना हुआ उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, पहले आया कौन, तो पहले आया बाबू, पहले आया पुर्तगाल, उसके बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया। तीसरा नंबर पर जो आया, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर पे जो आया उसका जो नाम था, कब आया, तो 1602 ईस्वी में, और इसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा नंबर पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और चौथा जो आया 1616 ईस्वी में, कब आया जी, 1616 ईस्वी में, जिसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पांचवा नंबर पे जो आया, यहां लिख देते हैं, पांचवा नंबर पे जो आया, और इसका देखिए, इसी फ्रांसीसियों का एक व्यक्ति था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पांचवा आएगा। और इसी का एक व्यक्ति है जिसका नाम है डुप्ले। और डुप्ले को क्या कहा जाता है, सहायक संधि का जन्मदाता, ठीक है ना। ये सबसे पहले सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा गया है, तो डुप्ले को कहा गया है। और इसको मेन रूप से भारत में सहायक संधि को मेन रूप से जो विस्तार किया उसका जो नाम है बाबू, उसका नाम है क्या, जल्दी से आप सब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब आगे सुनते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए 1664 ईस्वी में, और 1664 में क्या हुआ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। एक बार थोड़ा सा बता दें आप सबको, थोड़ा सा हिंदी में वो जो कहीं लगेगा कि गलत लिखा हुआ है तो आप उस सब पर सुधारने का आप सब कोशिश कीजिएगा, मेरी बातों को ज्यादा सबर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप सब जल्दी सबर बताए, क्या बताए, चलिए क्या हम देखे, हम सब क्या देखे, हम जो देखे, हम आपसे क्वेश्चन किए, सहायक संधि को जन्मदाता किसे कहा गया, तो वो डुप्ले था। और भारत में जो किया उसका नाम क्या था, आप सब बताए नहीं, जल्दी सबर बताइए, ठीक है। ब्लेजली, कौन बाबू, ब्लेजली, कौन था, तो ब्लेजली। और ब्लेजली ने क्या करता है, भारत में सहायक संधि को पूर्ण रूपेण फैलाया, ठीक है ना। लेकिन अगर जो सबसे पहले जो लाया उसका जो नाम था, उसका क्या नाम था, डुप्ले। क्या था जी, डुप्ले। देखिए यहां पर हम सब क्या देख रहे हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास। और भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 से लेकर के 1935 तक, 1773 से बाबू 1935 तक, जिसमें सबसे पहले जो आया 1498 ईस्वी में कौन आया, तो पुर्तगाल था। 1498 में पुर्तगाल, 1498 में कौन था जी, पुर्तगाल। और पुर्तगाल जो स्थापना किया उसका नाम था एस्तादो दा इंडिया। और दूसरा जो था 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी।
और एक बात बता देते हैं आप सबको, हम जो भी क्लास ले करेंगे ना, हम जो भी क्लास करेंगे यही ईस्ट इंडिया कंपनी को बाबू हम सब क्या देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। क्या चीज देखेंगे, हम सब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो दूसरा हो गया, और तीसरा जो हो गया 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और चौथा में जो था वह 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था जी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पांचवा जो था 1664 ईस्वी में तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। देखिए एक बात और बता देते हैं, आप सब नोट करना है तो कर लीजिएगा, ये है ना, ये 2 नंबर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का छोड़कर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर बाकी रुक जाइए एक सेकेंड, बाकी ये हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा, चाहे ये, मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश के बाद क्या था हम सब देखे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल। ये सभी जो है यह सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। लेकिन यह ईस्ट इंडिया जो कंपनी है बाबू, यह कैसी कंपनी है, तो यह प्राइवेट कंपनी है। कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। आप सबको ये सब एकदम मजा आ रहा होगा, तो आप सब तेजी में क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम क्या करते हैं, साइड हो जाते हैं, तेजी में आप सब कीजिएगा। और बाबू को जो आप सबको जो मजा आ रहा है, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब तेजी में क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। हम इधर देख रहे हैं, तेजी में आप सब कीजिएगा। चलते हैं क्लास को आगे बढ़ावे तो जल्दी से बताइए, ठीक है। चलते हैं छुटका। देखिए भारत का संवैधानिक सुधार में हम सब क्या देख रहे थे, भारत के संवैधानिक सुधार में हम सब जो देख रहे थे उसकी चर्चा करते हैं। तो यहां पर हम सब क्या देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह स्थापना कब हुआ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को जो पूछेगा तो कब स्थापना हुआ, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ। बाबू अगर जो एक दिन और हो जाता तो कब इसका डेट होता छोटका, 1601 ईस्वी हम सब पढ़ते। लेकिन कब हुआ है जी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या चीज हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होता है बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, ठीक है। अब तुमसे यह भी पूछ सकता है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थापना किए वह किसके दस्तखत से होता है, तो वहां की उस टाइम रानी रहती है जिसका नाम है एलिजाबेथ प्रथम। और एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, दस्तखत कर दिया कि भाई तुम कंपनी बनाकर जा रहे हो तो तुम जाओ, और भारत में लगभग कहीं देखिए लगभग 10 वर्ष का, कितने वर्ष का बाबू, 10 वर्ष का अधिकार दे दिया या चार्टर दे दिया। क्या दे दिया जी, चार्टर। और चार्टर मतलब होता है क्या, चार्टर मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है जी, अधिकार पत्र। चार्टर मतलब क्या होता है छोटका, तो अधिकार पत्र। बात को समझिएगा फिर से, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ, और वह किसके दस्तखत से होता है, तो एलिजाबेथ प्रथम के दस्तखत से होता है। और दूसरी बातें हम सब क्या देखे, एलिजाबेथ प्रथम ने उसको कितने वर्ष का अधिकार दे दिया, तो उसको 10 वर्ष का अधिकार दे दिया, चार्टर दे दिया। चार्टर मतलब होता है अधिनियम शासन करने के लिए, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि समझिए अभी हम जस्ट आपको बताए थे ईस्ट इंडिया कंपनी यह कैसी कंपनी है, तो यह प्राइवेट कंपनी है। कैसी कंपनी है बाबू, प्राइवेट कंपनी है। और इसको क्या कर दिया गया कि तुम क्या करो, तुम यह 10 वर्ष का जो है, या भारत में तुम 10 वर्षों तक क्या कर सकते हो जी, अधिकार कर सकते हो। और यहां पर ब्रिटिश की कोई दूसरी कंपनी 10 साल तक तुमको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना। आई होप आप सबको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो हम सब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। तो यहां हम क्या देखे, एलिजाबेथ। और तुमसे यह भी पूछ सकता है, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस टाइम भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो आप सब यह भी नोट कीजिएगा, इस टाइम मुगल बादशाह कौन थे, तो इस टाइम मुगल बादशाह अकबर था। कौन था भाई, अकबर था, ठीक है ना। आप सबको अच्छी लग रहा होगा तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। और क्या करते हैं, और अभी हम कुछ और बताने जा रहे हैं जिससे क्या होगा, आपको और ज्यादा इंटरेस्टेड
लगेगा। क्या लगेगा बाबू? आपको और बहुत ज्यादा क्या होगा? इंटरेस्टेड लगेगा। ठीक है, चलते हैं, सुनते हैं। यहां पर देखिए, भारत में धीरे 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 क्या होने लगा? कहानी चलने लगा। और आपको पता होगा, जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब हैं तब तक किसी का मजाल नहीं है कि कोई एक बार टीटा भी करे, क्योंकि मुगल बादशाह कौन? औरंगजेब बहुत ज्यादा क्या था जी? क्रूर शासक था। यह कहा जाता है कि उसके दरबार में अगर जो कोई विद्रोही या कुछ करता है ना, तो उसको क्या करता था? एकदम सूली पर चढ़ाकर जिंदा चमड़ा खिंचवा लिया जाता था। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। और किसी का मजाल नहीं था, चाहे अंग्रेज हो जाए, चाहे कोई हो जाए। समझ जाइए, अंग्रेज का शासनकाल, अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो गया जी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया है। लेकिन किसी अंग्रेज के पास इतना औकात नहीं है कि क्या कर सकता है जी? भारत पे आक्रमण कर सकता है, क्योंकि इस टाइम मुगल बादशाह का जो था पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत था। ठीक है ना? जैसे ही सब लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, क्या थी जी? तो 1707 ईस्वी में एक व्यक्ति का मृत्यु होता है और सब लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। इस इंतजार में क्या हुआ? औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब की क्या होता है बाबू? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है ना? अब हम एक बात और बता देते हैं आप सबको। इतनी बातें जो समझ में आ रही होगी तो मतलब आप सब क्या कीजिए? शेयर कीजिए। एक बात और बता दें आपको, 1 मिनट। हम सब क्या करेंगे? 2 बैच लाएंगे फिर से। एक क्या करेंगे? जो 2011 में जनगणना हुआ है उस जनगणना पर क्लास रहेगा, और दूसरा एक लाएंगे मैराथन क्लास, जिसमें बाबर से लेकर के औरंगजेब एक क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है ना? आप सब जब होगा तो आप सब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और इंटरेस्टिंग इतना ज्यादा रहेगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं, यहां पर देखते हैं। अब यहां पर हम क्या देखे? अकबर का शासनकाल चल रहा था, और यहां पर हम एक बात और सुने, यहां पर 2 युद्ध होता है। 2 युद्ध होता है बाबू। एक युद्ध जो है 1757 ईस्वी, आपको पता होगा 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो पलासी का युद्ध हुआ। 1757 में पलासी का, और एक 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इसी से क्या हो गया कि यहां पर अब शासन कौन करेगा, भारत पे किसका अधिकार होगा, इस पे चर्चा होगा। ठीक है ना? अब बात को सुनिएगा यहां पर ध्यानपूर्वक। क्या सुनना है यहां पर? बस आपका 5 मिनट एकदम पूरा दिमाग यहां चाहिए बाबू। ठीक है ना? अब पूरी बातें आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हुआ। 23 जून 1757 कौन सा युद्ध हुआ? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। देखिए 2 युद्ध जो है बाबू बहुत निर्णायक जिसको बोलते हैं निर्णायक युद्ध था। इसी के कारण यह डिसाइड हो गया कि भारत में अब अगला शासक, अगला राजा कौन बनेगा। आपको पता होगा लगभग 200 वर्षों तक मुगल बादशाह गद्दी को संभाले, भारत में राज किया। उसके बाद अब आ रहा है एक नया अंग्रेज, अब क्या करेगा? वह यहां पर राज करेगा। और यह 2 युद्ध जो है यही दोनों निर्णायक युद्ध है। ठीक है ना? और यही हम सब कहानी स्टार्ट करते हैं। और आप सब देखिए पढ़े होंगे, तो सब बच्चे को पता होगा यह डेट। कौन सा डेट? 23 जून 1757। और 23 जून 1757 का कौन सा युद्ध? तो पलासी का युद्ध। और पलासी छुटका कहां है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल का यह क्या है बाबू? यह एक बस्ती है। यहां पर क्या हुआ? अंग्रेज की ओर से यह युद्ध नहीं था। एक बात बता दें, यह युद्ध नहीं था, यह एक साजिश रचा हुआ था। क्या साजिश रचा हुआ था? जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल से चलेंगे, क्योंकि अगर तो इसमें डिटेल चल जाएंगे ना तो फिर इधर का कहानी बोलकर उधर ही स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? जब हिस्ट्री कभी फुर्सत से टाइम मिलेगा तो हिस्ट्री का बैच मिलाएंगे आधुनिक का, और उसमें पूरी बातें एकदम नीचे तक लेकर के जाएंगे। ठीक है ना? पहले आप सब ये देखिए। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेज की ओर से जो लड़ रहा था उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या रे बाबू? लॉर्ड क्लाइव। और इधर बंगाल का जो नवाब था, बंगाल के जो नवाब थे उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या था जी? सिराजुद्दौला। और यहां पर क्या हुआ बाबू? ये लॉर्ड क्लाइव सिराजुद्दौला का एक सेनापति था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या जी? मीर जाफर। अब यहां पर क्या हुआ? लॉर्ड क्लाइव क्या करता है? यस, मीर जाफर को से मिल जाता है। क्या करता है जी? मीर जाफर से मिल जाता है और कहता है कि भाई
असली नवाब तो तुम लग रहे हो। कहां का? बंगाल का। ये तो कैसा है जी, यह नामे से एकदम नहीं बढ़िया है, एकदम मुंह से लग रहा है ना कि नवाब बनने लायक जो हो कौन है, मीर जाफर है। तो ये बेचारा क्या कर रहा है जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम भाई ठीक है, ऐसे मंत्री ठीक है, लेकिन भाई इसको पता है, ये कह दिया लॉर्ड क्लाइव कि एक बार अगर जो तुम क्या करो, मेरा सपोर्ट कर दो, सपोर्ट क्या, सिराजुद्दौला को खत्म कर दो, तो हम तुमको क्या करेंगे, राजा बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर को जब इतना पता चला ना, तो वहां पर उसके सामने बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मतलब नवाब यही ठीक है। लेकिन पता है रात में इसको नींद नहीं आ रहा है कि अरे भाई अगर जो सही में अगर जो एक बार नवाब बन गए तो मजा ही कुछ और है, ठीक है ना जी। फिर इसको बुलाया गया और कहा कि ठीक है, तैयार हो गया। और ये मीर जाफर किससे मिल गया, लॉर्ड क्लाइव से मिल गया। किससे मिल गया, लॉर्ड क्लाइव से मिल गया। और यहां पर बाबू धोखे से क्या हुआ, इसकी हत्या करवा दिया गया। ये कहानी है। ये मीर जाफर क्या करता है, बोला कि तुम भाग जाओ, और भागने के बाद इसी का बेटा रहता है मीरन, और मीरन क्या करता है, पटना में इसकी हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यहां पर इसको कठपुतली नवाब बना दिया। किसको, मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया। और जब नवाब बन गया तो यहां पर कुछ बात और समझते हैं। एक युद्ध और होता है, जो युद्ध का नाम है 1764 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, उसका नाम है बक्सर का युद्ध। क्या छुटका, बक्सर का युद्ध। अब यहां पर देखिए, बक्सर के युद्ध में ये पलासी के युद्ध से ज्यादा भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक युद्ध है। क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की ओर से जो था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। और इधर से भारत की जो संयुक्त सेना थी, भारत का संयुक्त सेना, पहला जो था अवध का नवाब था, उसका नाम था सुजाउद्दौला। वहां पर सिराजुद्दौला, यहां पे सुजाउद्दौला। दूसरा जो है मीर कासिम है, वहां पे जाफर, यहां पे कासिम होगा, बताते हैं इसकी कहानी, कासिम। और तीसरा पर जो था उसका नाम था शाह आलम, मीर कासिम शाह आलम। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। आप सब क्या कीजिए, ध्यान से बात को सुनिए, और हम क्या बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आप सब क्या कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए आप सब क्या देखिए, यहां पर हम क्या देखे, बक्सर का युद्ध, उससे पहले देखिए प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में से हम सब क्या देखे, ये मीर जाफर ने क्या करता है, गद्दी पे बैठ गया। और गद्दी पे बैठने के बाद अंग्रेज इसके साथ इतना हद तक चले गए कि इसको जब मन आए, जब पैसा का जरूरत हो तो मीर जाफर के पास पहुंच जाए और बोले भाई चलो पैसा निकालो, और इसको देना पड़ता। ये थक गया, बोला बेकार हम बन गए नवाब, इससे बढ़िया कौन था, सिराजुद्दौला ही था। लेकिन अब तो भाई गलती कर बैठे तो भुगतेगा कौन, तुम ही भुगतोगे, ठीक है ना। अब देखिए एक बात बताते हैं, आपको बताते हैं, अगर जो आप अभी नहीं पढ़िएगा तो आप किसी का कुछ नहीं लीजिएगा, आप ही भुगतिएगा आगे चल के। वही यहां पर हुआ, गलती किया कौन, मीर जाफर, तो भुगतेगा कौन, वही मीर जाफर, ठीक है ना। तो ये क्या दिमाग लगाया कि भाई जो हुआ से हुआ, अब हम क्या करते हैं, मेरा एक दमाद है, और उस दमाद का नाम क्या है छोटका, तो उसका दमाद का नाम था मीर कासिम। और मीर कासिम ने क्या किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी, बंगाल से राजधानी उठाकर कहां शिफ्ट कर दिया, तो यही बिहार का एक जगह है जिसका नाम जिला है, जिस जिला का नाम है मुंगेर में क्या किया बाबू, ये मीर जाफर अपनी राजधानी बना दिया, ले आया। और आपको पता होगा जो कारखाना है ना, बंदूक का कारखाना, और यहां पर क्या किया, बंदूक का कारखाना भी खोल दिया, जिससे अंग्रेज को फिर दुख लगा, बोला भाई क्या कर रहे हो, किसके लिए ऐसा है, तो यह कहा बस ऐसा ही काम के लिए है। और यह क्या किया, अंग्रेज का एक दुश्मन था जिसका नाम था फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों से यह दोस्ती कर बैठा, कौन, मीर कासिम।
खैर आपको ये बातें पता नहीं समझ में आ रही हो कि नहीं, हम झूठ में हिस्ट्री की बातें यहां ला रहे हैं, ठीक है ना। छोड़िए बात समझिए, अपने पर छोड़ते हैं, यहीं पर इसको छोड़ते हैं और हम कहां आते हैं, जगह पर आते हैं। ये मीर कासिम इन्हीं का दामाद था। यहां पूछ सकते हैं, बेसिक ध्यान रखिएगा, यही मीर कासिम क्या किया, बंगाल में, बंगाल से राजधानी कहां लाया, बिहार के मुंगेर जिला में, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये संयुक्त सेना, नाम का संयुक्त सेना है भाई, नाम का संयुक्त सेना है, काम का कुछ नहीं है, क्योंकि शुजाउद्दौला एक अवध का नवाब है भाई। एक अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला। दूसरा क्या बताए, मीर कासिम, ये खुद भगोरा नवाब है, आया है बस कहा कि भाई ऐसे ऐसे बंगाल में बहुत खराब स्थिति कर चुका है, अब हम सब क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। और यही है शाह आलम। शाह आलम दिल्ली में है जी। मुस्लिम लोग कहां रह रहे हैं, इस्लाम लोग के जो थे वो दिल्ली में रह रहे हैं। वो कहा इसको, इसका मंत्री है, इसको भगेले है, कहा कि अगर तुम दिल्ली पहुंचो तो तुमको हम बता दें। और यह भाग के कहां बैठल है, शुजाउद्दौला के पास बैठा हुआ है। बात को समझिएगा। और यहां पर जो कि बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज की ओर से कौन है, तो हेक्टर मुनरो। और यहां पर क्या हुआ, भारत की संयुक्त सेना की क्या हो गई, हार हो गई। भारत की संयुक्त सेना की क्या हो गया, भारत के संयुक्त सेना सब हार गए। हारने के बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। हो गया होगा। चलते हैं। यहां पर देखिए हम क्या देखे, यहां हेक्टर मुनरो ने भारत के संयुक्त सेना को हरा दिया। हराने के बाद 1764 ईस्वी में, 1734 में बक्सर का युद्ध, और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कर दिया। और इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन लग गए। बंगाल में क्या हो गया, द्वैध शासन लग गया। एक जो होता है दीवानी शासक, और दूसरा जो है प्रशासनी। एक हुआ दीवानी, दूसरा हो गया प्रशासनी। दीवानी कहने का मतलब, दीवानी मतलब होता है रुपया पैसा। अब बताते हैं एक बात, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो उस टाइम अंग्रेज की ओर से कौन था, हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो लड़ाई करके चल गया, लड़ाई करके हेक्टर मुनरो चले गए। अब बचा कौन, इलाहाबाद का संधि आके कौन करता है चुटका, तो वही लॉर्ड क्लाइव दोबारा फिर आता है, लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव फिर दोबारा आया और इसने क्या किया, शाह आलम को पकड़ा। बोलिए ये सब बढ़िया बात है ना, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आइए आपको हम क्या करते हैं, आपको हम लगभग कितना 25 लाख रुपया वार्षिक ब्याज देंगे। आप क्या कर दीजिए, आप हमको यह इजाजत दे दीजिए कि पैसा वसूलने वाला काम कौन करेगा, तो इसको अंग्रेज करेगा। बात नहीं समझे, एक बात छोटा सा बात समझिए। यहां पर आपको पता है 200 वर्षों तक शासन कौन संभाला जी, मुगल बादशाह। कौन संभाला, मुगल बादशाह। अब बताओ एक बात, मुगल बादशाह को सब कोई जान रहा है, बताएगा कि भाई हम मुगल बादशाह हैं, मुस्लिम हैं, ऐसे हैं उसे हैं, तो सब कोई पहचानेगा क्योंकि वह 200 वर्षों तक शासन कर रहा है। अब बताओ यहां पर आया कौन, लॉर्ड क्लाइव। कितना दिन हुआ आया ही, इसको भी जान कौन रहा है। अब बताओ कहीं जाके वह टैक्स मांगेगा, देगा कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अगर जो ऐसे नहीं विश्वास है तो अब दिमाग लगाइए कि अगर जो आप क्या कीजिएगा, रोड पे जाके ठेला वाला को कहिएगा कि भाई तुम हमको टैक्स दो, देगा नहीं देगा। यही क्या करेंगे, मुख्यमंत्री दस्तखत देके दे देगा और कहेगा कि जाओ तहसील लो। कोई मना करेगा, नहीं मना करेगा। अगर जो तुम अपने मन से 1 रुपया भी मांगने जाओगे तो कोई नहीं देगा। अगर जो वही मुख्यमंत्री दस्तखत करके कह दे कि तुम उससे हर एक ठेला वाला से 500 रुपया लो मंथली का, तो एक एक व्यक्ति देगा। तो यही बात यहां पर है बाबू, क्योंकि मुगल बादशाह को है सब कोई जान रहा है। जान किसको नहीं रहा है, तो लॉर्ड क्लाइव को कोई नहीं जान रहा है जी। तो मुगल ये दिमाग लगाया लॉर्ड क्लाइव, कहा कि तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा करो, क्या करो, तुम हमको ये लिख कर दे दो, कि आज से जो जितने भी कर वसूलने का काम होगा, रुपया पैसा वाला काम होगा, कौन संभालेगा, हम संभालेंगे। उसके बदले तुमको हम क्या करेंगे, हर एक साल में 25 लाख रुपया वार्षिक ब्याज की दर से रुपया हम देते रहेंगे। और क्या हो गया बाबू, यहां पर इलाहाबाद में की संधि में बंगाल में द्वैध शासन लग गया। एक हो गया दीवानी, और दीवानी किसके पास, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास।
और प्रशासनिक कौन संभालेगा? तो प्रशासनिक कौन संभालेगा? यही शाह आलम। कौन जी? शाह आलम। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हम देखे, अभी हम सब क्या देखे बाबू कि दो युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार किसका हो गया? अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। किसका हो गया बाबू? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। और बंगाल बिहार में उस टाइम टोटल 5 प्रांत हुआ करते थे। टोटल कितने प्रांत हुआ करते थे? 5 प्रांत हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहला जो अपना बिहार है, बिहार के बाद दूसरा जो है झारखंड, झारखंड के तीसरा नंबर पर जो है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जो चौथा नंबर पर है वो पश्चिम बंगाल, और चौथा जो है, पांचवा जो है वह बांग्लादेश। बात को समझ में आइए, यहां पर सुनिए, यहां पर क्या हुआ, ये बंगाल प्रांत से इसको, ये इतने क्षेत्र पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। क्या हो गया बाबू? अधिकार हो गया। अब एक बात हमको बताइएगा, यहां पर जब अधिकार इस क्षेत्र पे हो गया तो मतलब इसको क्या क्या चीज प्राप्त हो गया? इस बंगाल प्रांत से ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक सेकंड और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको यहीं पर जो बात था हम यहीं पर लाना चाह रहे थे और वो जगह आ गया। और आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम तेजी में कमेंट को बंद करके आप सब एकदम पूरा फोकस यहां पर समझिए, ठीक है ना? क्योंकि यहां समझ गए तो आपको जो है कल वाला जो कहानी है हम यहां पर अभी बस जोड़ने जा रहे हैं। क्या कहा? कल जो पढ़ाए थे ना उसको कहां जोड़ेंगे? अभी जस्ट यहां जोड़ेंगे। आप सब क्या कीजिए, एकदम कमेंट पर छोड़कर एकदम तेजी में यहां पर ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या जी, बंगाल में इतना प्रांत जब मिल गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से क्या क्या चीज प्राप्त हो गया? तो भूभाग। क्या बताइए, इतने क्षेत्र में भूभाग मिला कि नहीं? हां, अधिकार हो गया भाई, भूभाग हो गया। भूभाग के बाद जनसंख्या हुआ कि नहीं? यस सर, जनसंख्या भी है, क्योंकि इतने क्षेत्र में जनसंख्या नहीं रहेगा, एकदम रहेगा, ठीक है। तीसरा, पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार। क्या जी? सरकार तो है ही है, क्योंकि सरकार तो खुद बना लिया, ठीक है ना? क्या कर लिया? सरकार भी है। अब बताइए, लास्ट में एक और था जिसको हम सब कहते हैं संप्रभुता। अब बताइए, जिसके पास ये 4 चीज होगा वो क्या करेगा बाबू? राज्य बनाएगा। और राज्य के बाद अब एक ही जो है जी, जब राज्य बन गया तो बनाना क्या है जी? नियम बनाना है, व्यवस्था। अब भाई यहां पर देखिए, व्यवस्था, राज्य बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ये 4 चीजें आ गई। और राज्य का परिभाषा तो यही है, राज्य का परिभाषा भी तो यही है। जिसके पास ये 4 चीज होगा वो क्या कर सकता है? राज्य बना सकता है। अब भाई राज्य जब बन गया तो बचा क्या? बचा अब खाली क्या चीज? व्यवस्था। अब बताइए यहां पर क्या होगा? व्यवस्था में यह अलग अलग नियम लाएगा, अलग अलग क्या करेगा? नियम लाएगा। और नियम क्या होगा बाबू? आपको पता होगा, स्टार्टिंग में हम किए थे 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में एक नियम एक्ट बनकर आता है जिसको हम सब कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब भाई कल हम क्या करेंगे? वही रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज तक क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं। और आप सब बाबू अगर जो क्लास बढ़िया लगा तो तेजी में क्या कीजिए, जहां तक हो शेयर कीजिए। और 7 बजे क्लास करना ना भूलें, क्योंकि कल जो था क्लास, ठीक है ना, कल जो क्लास था उसमें थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए क्लास हम सही से नहीं ले पाए। आई होप हमको पता है कि आप सबको पता हो कि आज का क्लास बहुत झक्कास हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए आप सब इसको क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और 7 बजे बाबू सभी दोस्तों के साथ एकदम टाइम पर आ जाइएगा, ठीक है ना। जय हिंद, बाय बाय।